परिसर में, इस सभागार में या फिर इस हॉल में आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तहे दिल से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनय आर्ट्स रंगमंडल की आज प्रस्तुति है। मौलियार के चर्चित नाटक कंजूस आप देखेंगे और इसके लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अभी भी जो मैं इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ उद्घाटनकर्ता और अतिथि के रूप में हमारे बहुत ही चर्चित शख्स, जिनको किसी रूप में आप पहचानते होंगे, अनेक रूप में, लेखक के रूप में, नाटककार के रूप में और कई अन्य रूपों में भी आप देखते होंगे। और इनका सानिध्य प्राप्त हुआ है बहुतों को, मुझे भी। और ऐसे शख्स को आज हम उद्घाटनकर्ता और अतिथि के रूप में हम यहाँ बुलाना चाहेंगे। बहुत ही आदर के साथ आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम प्रमुख जो सेवानिवृत्त हैं, डॉक्टर किशोर सिन्हा का जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आपसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं। और साथ ही साथ आज के मुख्य अतिथि के रूप में मैं वैसे शख्स को बुलाना चाहूँगा जो भी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सबके बीच से और हमारे बीच से बहुत ही चर्चित शख्स, लेखक, निर्देशक और चर्चित व्यक्ति श्री मिथिलेश सिंह, आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर। तो भैया हम ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई व्यवसायिक रूप से इसको नहीं तैयार किया गया है। भाई बंधु का जो है, आप मिलिए जुलिए, नाटक कीजिए, नाटक महल बनाइए। तो और मैं क्या कहूँ, और फिलहाल मैं नाटक आपके बीच में मैं विलन नहीं बनना चाहता हूँ। अपनी बातों को यहीं में विराम कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी ने बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी। कुछ बातों की जानकारी आपको होगी और कुछ की नहीं भी। तो आज ये सारी बातें हमारे बीच में आई, बहुत अच्छा लगा सुन के। और अब हम अपने दोनों सम्मानित अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। मैं लाडली जी से आग्रह करूंगा कि कृपया अंगवस्त्र लेकर सामने आएँ। और थोड़ा सा विलम्ब हुआ और लाडली जी से आग्रह है कि हमारे अतिथियों का सम्मान यह अंगवस्त्र देकर करें। आ जाओ बाबू। तालियां बजनी चाहिए, ये एक अच्छा दृश्य। और इसी सम्मान के साथ हम फिर से आग्रह करेंगे सम्मान पूर्वक अपने अतिथियों का कि मंच के नीचे अपना अपना आजाद सोफिया, ये आज महफिल खाली खाली क्यों है? गुलाबों में जो कहा गई। बेगम साहिबा आराम फरमा रही है। आराम फरमा रही है? अरे जाकर कहो कि मिर्जा बेग आए हैं और उन्हें मुजरा सुनना है। नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्यों? मुझे तो मुजरा सुनना है और जल्दी बुलाओ उसे। आपके मुजरे के पैसे बहुत बकाया हैं, पहले उन्हें चुकाइए, फिर मुजरा सुनिएगा। ये बात है। मैं अभी चेक काट देता हूँ। ये लो चेक दे दो। आपके पुराने सारे चेक फेल हो चुके हैं। पहले ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, तब मुजरा सुनिए। ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन तो मुझे नहीं आता है। ऑनलाइन नहीं आता? नहीं। तो जाइए किसी दूसरे लाइन में खड़े हो जाइए। सोफिया, ऐसा करो ना, गुलाबों के दम के बदले जरा तुम ही कुछ दिखा देती तो दिल लग जाता। बड़ा मुजरा देखने का शौक है ना? हाँ। ये लीजिए और पान लीजिए, अब खुद ही नाच लीजिए। ये मशवरा तुमने पहले क्यों नहीं दिया? लेकिन मुझे घुंघरू की क्या जरूरत है? मैं तो बगैर घुंघरू का ही बेहतर नाचता हूँ। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के।
मीरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मैंने जो व्याकरण याद करने को दिया था वो याद कर लिया? ठीक है, तुम संज्ञा शब्दों का सही विशेषण बता। चाय का, बंदर, कौवा, वेरी गुड। अच्छा, मैंने तुम्हें एक कविता याद करने को दी थी, याद है? हाँ दीदी। सुनाओ। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस करता है, चढ़कर गिरना फिर पर चलना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेरी गुड। अच्छा, मैं था ना, हाँ वो लिख लेना, ठीक है? दीदी मम्मी ने आपको ट्यूशन की थी। ट्यूशन की? उफ, अब्बा जान तो पैसे देते नहीं, मेरे कमाई का बस यही एक जरिया है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। ये रुपए नगद, मुझे तो नगद रुपए की सख्त जरूरत है। कल आना ही सिखाते हैं। लेकिन हजरत, ये सब क्या हो रहा है? मैं सिर्फ तालीम दे रही थी। तालीम किस लिए? देखो, ये फालतू की चीजें यहाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन रुपए ठीक है, अब मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, बहुत जरूरत है। अब मैं कुछ तो कहो जरा, क्या बात है? पैमान वफा के बाद से ये उदासी क्यों? शादी का कॉल दे चुकी हो, मगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है अपने किए पर परेशान हो। मैं उनकी खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा, और एक तुम हो की ठंडी सांसें ले रही हो। मेरी तरफ देखो, निगाहें बेगाना है और मुस्कान खामोश। लगता है कि तुम नहीं, तुम जैसी कोई है। ऐसा तो नहीं है जरा कि पहले तो प्यार प्यार में हामी भर ली और अब पछता रही हो कि क्या किया जाए? नहीं नासिर, मुझ में सकत कहाँ कि तुम्हें जुबान देकर पछताऊं। एक कशिश है जो बेअख्तियार मुझे तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती है। मैं सोच भी नहीं सकती कि इकरार बदल कर इनकार भी हो सकता है। दिल का ख्याल अपने ओछी सी बात है, जो दे चुकी वो पराई सी बात है। अब पूछते हो तो नासिर उसके अंदाज में मुझे कश में डाल रखा है। इस डर से मेरा जी बैठा जा रहा है। डर? डर किस बात का है जरा? एक हो तो कहूँ, अब्बा जान की कब तक गई कुनबे बिरादरी के ताने, अपने बनाए के मरामत, और सबसे बढ़कर तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर। क्या कहा जरा? कुछ भी कहो, खुदा के लिए यही ना कहो। नासिर को तुमसे मोहब्बत है और आखिर तक रहेगी। सब ऐसे ही कहा करते हैं, लेकिन करते नहीं। यही देखना चाहती हो? यही देखना चाहती हो तो कुछ दिन ठहरो, नासिर के दिल को आजमाओ और फिर कुछ कहो। एक मोहब्बत के 1000 सबूत ले लो, मगर खुदा के लिए जरा मुझे बदजुबानी का शिकार ना बनाओ। नासिर, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल मुझे धोखा न देगा, लेकिन जानती हूँ कि लोग ताने दे देकर मेरा जीना अजीरन कर मैं देंगे। तो पूछ रहा हूँ जरा, आखिर क्यों? नासिर, दुनिया अजरा की आंखों से तुम्हें देखती तो मुझे जब तुमने अपनी जान पर खेलकर दरिया के मौजों से मुझे बचाया था, वक्त और मुश्किलों ने तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ी और एक मेरे लिए अब्बा जान की नौकरी को भूल गई। ये तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे वालिद की हद से बड़ी कंजूसी और औलाद के साथ करा पड़ता हूँ जो न कर दिखाया थोड़ा है। तुम जानती हो वो किसी से भी अच्छे नहीं। खैर, मुझे इससे इतना जरूर जानता हूँ कि अगर मेरे पिछले हुए माँ बाप ठीक है और दिल कहता है कि जरूर मिलेंगे, तो मिर्जा साहब को छोड़ देना बड़ी बात है। मुझे अपने लोगों के बारे में खबर था
बड़ी बेचैनी से इंतजार है। ना मिली मैं खुद उनकी तलाश में निकलूंगा। नहीं नासिर, यहाँ से एक कदम बाहर न रखना। अब तो जैसे तस्सा बदन को अपनाने की फिक्र करो। तुम देख रही हो दिन रात तुमने देख लिया किस ढंग से उनका नौकर बना, उनकी बातों से हमदर्दी और हाँ में हाँ मिलाने के लिए कैसे कैसे रूप धरे, और अब मिर्जा साहब को यार बनाने के लिए क्या क्या पापड़ मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि किसी की नजरों में चढ़ने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। उनके रग रग में मिल जाएंगे। वो कहे दिन तो कहिए जी हुजूर धूप चमक रही है, वो कहे रात तो कहिए जी हाँ सरकार चांदनी छिटक रही है। हर बात पर वाह वाह कीजिए, हर काम पर सुभान अल्लाह कहिए। भाईजान की भी हम यहाँ मिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा न हो कि उनका नौकर अपना भांडा फोड़ दे। नहीं हजरा, एक वक्त में दो को संभालना अपने बस की बात नहीं है। बाप बेटे के मिजाज में इतना फर्क है कि एक साथ दोनों के दिलों में घर करना बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल तो ये है तुम भाई बहनों में बड़ा हो, उसका फायदा उठाओ और बड़ा से फर्क करो। ये क्या कर रहे हो? हमारा भाई पागल हो गया है, दीवानों की तरह नाच रहा है। दीवानों की तरह? अल्लाह लोग वो तो इधर ही आ रहे हैं। एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो इस घर का नौकर हूँ और मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। तुम यहाँ चले जाओ। ऐसा करते हैं, हम दोनों पीछे जाते हैं। हाँ, चलो। असरा, ऐसा करता हूँ मैं बाहर जाता हूँ। असरा, मौका अच्छा है, फोटो किधर ही आना, मैं राज फोटो पे खोल दूँ। अरे तुम फिर आ गए? भाई को किसी से मोहब्बत हो गई है, ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके पर तुम अपना राज फोटो कर दो, ठीक है? और हाँ, सुभान अल्लाह। ठीक है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बड़ी उलझन में हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी लत लगी तेरे दीदार की, देखूं तो दिल नहीं भरता, ना देखूं तो दिल देखूं तो दिल नहीं भरता, ना देखूं तो दिल नहीं। अजरा, अच्छा हो तुम अकेले मिल गए, तुमसे मिलने को बेचैन हो रहा था। अजरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फरमाइए भाईजान, शौक से फरमाइए। दिल का अफसाना तो लफ्जों में खत्म होता है। अजरा, मैं किसी से प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं? हाँ अजरा, मगर कोई भी कदम उठाने से पहले जानता हूँ कि अब्बा जान के अख्तियार में। मेरा मरना जीना सब उनके मर्जी, इसलिए कि बेटा जब तक वो ना फरमाए किसी से दिल लगाने के क्या मायने, उनके ख्याल में हमारी बुराई भलाई का फैसला उनसे बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हमें उनकी आंख से देखना है, उनके कान से सुनना है और उनकी अकल से काम लेना है। लेकिन अजरा, तुम इसमें कुछ ना करो। तुम क्या इस मामले में मैं किसी की भी कुछ नहीं सुनूंगा। भाईजान, मैं कुछ कहूँगी भी नहीं। अच्छा ये तो बताइए, बात पक्की हो गई है? अभी नहीं, मगर हो जाएगी। अजरा, फिर कह देता हूँ, तुम इसमें जरा दखल न देना। आप मुझे इतना गैर समझते हैं भाईजान? ये बात नहीं है अजरा, दरअसल तुम्हें किसी से मोहब्बत जो है। अजरा, तुम क्या जानो मोहब्बत की मीठी मीठी कसर दिल पर क्या क़यामत तोड़ती है। मेरी न कहिए भाईजान, मोहब्बत के मामले में कौन है जो ना समझ लिया है? जिंदगी में कभी न कभी ये गलती हो ही जाती है। काश तुम्हारा दिल भी मेरी तरह। मुझे छोड़िए, पहले अपनी बात करिए। वो कौन खुशकिस्मत है जिससे आपको मोहब्बत है? इस शहर में कम सिन रहती है। अजरा, कुदरत ने उसे बनाया इसलिए है कि जो देखे दीवाना हो जाए। मरियम, मरियम नाम है उसका। माँ के साथ रहती है, जो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। काश तुम उसे देख पाते। मेरे लिए इतना ही बहुत है, ये आपकी मंजूर नजर है। सुनता जो थोड़ा बहुत है उसमें मुश्किल से गुजर करते हैं, चाहता हूँ कि उनका हाथ बटाऊं, चाहे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े भला से। अजरा, तुम्हें ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि अब्बा जान को समझा बुझाकर हमवार करो। मान जाए तो बेहतर, वरना मरियम को लेकर निकल जाओ।
अब्बा जान ना सुने और हम दोनों के खिलाफ हो जाएं तो हजरत हम दोनों मिलकर उन्हें खैरबाद कहें और उनकी कंजूसी से पल्ला पार करें, जिनकी शक्ति अब सही नहीं है। सच कहते हैं आप। उनके प्रताप से अब हमें अम्मी जान का दुनिया से उठ जाना और भी खलने लगा है। निकल जाओ, इसी कब निकल जाओ। मैं बातें होते चले आ रहे हैं। चलो हम यहाँ से हट चले और दिल खोल कर बातें करें। जी भाईजान। घर से निकलो, इसी कब निकल जाओ। उठाई धीरे, एकदम सूली पे चढ़ा देने के काबिल हो। मैं कुछ नहीं जानता। चलो ना, निकलो यहाँ से, बाहर भागो। कसम जवानी की तू ऐसा बुढ़ा वाला तुम देखा हो, तुम लगता है कि इसके सर पे भूत प्रेत का साया हो। हाँ क्या आया हो? साया क्या बड़बड़ाया है? मैं क्या मालूम हुजूर, मैं ये कह रहा था कि मुझे अपने घर से क्यों निकाला दे रहे हैं। अच्छा, तो अब हुई तेरी ये मसाल कि हमसे जुबान लड़ा निकालने की मजा पूछता है। निकल जा, उसी समय सर तोड़कर तेरा कहीं भेजा निकाल दूं। अरे हुजूर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे बनाया बिगाड़ा हम कुछ नहीं जानते, बस मेरा हुक्म है कि तुम यहाँ से चलता धंधा बंदा करो। हुजूर, आपका ये हुक्म है और फिर आपके शहजादा फारूक साहब का हुक्म है कि जब तक मैं यहाँ ना आए मैं यही रुका रहूं। अरे मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा हुक्म है कि तुम यहाँ से चलता धंधा बंदा करो। मैं चाहता कि 24 घंटा मेरे सर पर एक जासूस और लगता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। अभी तो किसी आंखों में देखो घूर फिरकर मेरे ही माल पर पड़ती है कि क्या मिले और क्या मार कर मैं चल दूं और कोने कोने की तलाशी लेती रहती है। थोड़ा हुजूर, क्या सचमुच आपने 10-20 लाख रुपए जमा किए हुए हैं क्या? 10-20 तो नहीं बेवकूफ, 15। क्या बोला मैं बदमाश? मुंह से कबूल करवाना चाहता है, वो करवाना चाहता है कि मेरे पास में कितना बात है। चल चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं लोगों में कहता फिरूं कि हुजूर के पास 10-20 लाख रुपए खड़े हुए हैं। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो सब एक सा है। अच्छा, फिर हुई तेरी ये मजाल, हमसे जुबान लड़ाता है। निकल, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। हुजूर, हाँ, मैं सचमुच चला जाऊं? अरे हाँ निकल जा। ठीक है हुजूर, हाँ, मैं सचमुच चला जाऊं? अरे दफा हो जा, शकल मत दिखाना। देखिए हुजूर, हाँ। एक बार मैं चला जाऊंगा तो दोबारा नहीं आऊंगा। बिल्कुल बताना। हाँ। जा, भाग जा। सचमुच चला जाऊं? अरे जा ना। लीजिए मैं जाता हूँ। अरे कैसे भागा? कुछ लेके तो नहीं जा रहा? हुजूर, आपके यहाँ से कोई क्या लेकर जा सकता है भला? पहले मुझे पहले तलाशी लेनी है। ले लीजिए ना। क्या है? हाथ उठा। ये लीजिए। दूसरा। ये लीजिए। अबे दोनों एक साथ। चल इधर चल, इस पर चल। जेबों में कुछ तो नहीं चाहिए। आगे भी कोई क्या लेकर जा सकता है आपके यहाँ से? ठहरो बेटा, मुझे तो ये क्या है बेटा? ये क्या है बे? मैं तो ये दूसरों से खुद मांग कर रखा था कि 4 दिन चलाऊंगा इसमें और तू इसे लेकर भागना चाह रहा। चल निकल, भाग यहाँ से। ये चौड़े चौड़े पजामे ना चोरी का माल चलाने के लिए बड़े महसूस होते हैं। क्या अच्छा होता है जो ऐसे पजामे पहनने वाले को फांसी दे दी जाती है। कहीं इसी काबिल की जो कुछ भी मिले इनका माल ले जाना चाहिए। जानते हैं, इनका माल मारने में बड़ी खुशी होती है। मैंने क्या कहा हुजूर? मैंने कहा कि आपने सब कुछ देख लिया ना, चेक कर लिया ना? हो गया, तलाशी ले ली। तलाशी? ऐसे मनहूस कुत्ते मर क्यों नहीं जाते? अरे इनको कूड़ा पड़े। मैंने क्या कहा हुजूर? ये कंजूसी है, ये कुत्ते कौन? अच्छा तो ये बात है। सुन, मैंने ये कहा कि इन कंजूसों और ऐसी कंजूसी में क्या अंतर है? मेरा मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? अबे बदमाश, मेरे साथ खानदान में किसी ने अंग्रेजी नहीं बोली। अब तू सामने मेरे नौकर हो करके तू अंग्रेजी। हुजूर, ये आपकी सोबत का तो असर है। अरे 3 जन्म से तो मैंने खुद अंग्रेजी नहीं बोला, तू कैसे बोल रहा है? हुजूर, तो मैं चला जाऊं? हाँ निकल जा, भाग यहाँ से। भाग जाऊं? लेकिन
मुझे और तलाशी लेनी है। तलाशी? भगवान, ये कंजूस मक्खी जूस कहाँ से आ गया? अबे क्या बोल रहा है? मुझे बताइए कंजूसी किसकी और कुत्ते कौन? कंजूस को? और कंजूस है कौन? मक्खी जूस? और मक्खी जूस है कौन? कंजूस? मक्खी जूस? कंजूस? मक्खी जूस? अबे बदमाश, सब मिला जुला के तुम मुझे ही बोल रहा है। ऐसे बदमाश खिदमतगार को मैं अपने पास रखना हमें पसंद नहीं करता। अरे सच पूछिए तो ऐसे लोगों का चेहरा देखना भी पसंद मैं नहीं करता। बड़े जतन में हूँ कि सच पूछिए तो इतने रुपए का भी रहना ठीक नहीं है। बड़े खुशनसीब हैं वे लोग जो अपने सारे रुपए सूद पे लगा देते हैं और 2-4 रुपए अपने जेब में रख लिए काम के लिए। बड़े बड़े जतन में हूँ कि मैंने जो ये तिजोरी रखी है इसको मैं क्या करूँ। जानते हैं सबसे पहले लोगों की नजर इन तिजोरी पर ही पड़ती है। सबसे पहले चोर इसी पे हाथ साफ करते हैं। अरे जतन में 10,000 रुपया चमन में डाली, उसने मैंने ठीक भी किया है या नहीं? 10,000 रुपया, इससे तो मेरे 2-4 जन्म यूं ही आराम से कट जाएंगे। बात करते करते स्वर कुछ मेरा बात करते करते जोश में मैं जय जी। कुछ नहीं अब्बा जान। तुम लोग यहाँ कब से खड़े हो? हम तो अभी आ गए। तुम लोगों ने कुछ सुना तो नहीं? क्या वजह? जो बात क्या थी? जो मैं कह रहा था हमने नहीं सुनी। तुम लोगों ने सुनी और जरूर सुनी। हमने कुछ नहीं सुना। 2-4 लफ्ज तो जरूर सुने कि मैं अपने आप से क्या कह रहा था। अब्बा जान, हम तो इसी डर से आ ही नहीं रहे थे कि आपके काम में कोई दखल ना हो। देखो मैं कह रहा था कि देखिए भाई, पैसे आजकल किस जतन से आते हैं और कितने खुश नसीब होंगे वे लोग जिनके पास ये 10,000 रुपया होंगे। अब्बा जान, हमें आपके मामले से क्या सरोकार? तुमको तो मुझे बताकर बड़ी खुशी होगी कि मैं क्या कह रहा था, लेकिन ये मत समझ लेना कि ये 10,000 रुपया हमारे पास है। लोग तो कहते हैं अब्बा जान कि आपके पास बड़ी दौलत है। कौन कहते हैं? कहने वाले बदमाश है, बाजी है, देशद्रोही है। क्या समझते हो तुम? अब्बा जान, आप गर्म ना हो। गर्म न हो, ये मुझे दौलतमंद कहे और तुम कहती हो कि गर्म ना हो। जानती हो इसके कहने पर क्या होगा? लोग मुझे अशरफियों का चिड़िया समझ लेंगे और मेरी गर्दन पे छुरी चला देंगे। क्या समझती हो? आपको अमीर कहना आपका दुश्मन होना और नहीं तो क्या? तुम्हें मैं कहाँ से अमीर दिखता हूँ? जरा बताओ तो। तुम्हारी जहन में बिल्कुल ये जूते जो मैंने महज 20,000 रुपए के पहने, इसे पहन लेने से कोई भला दौलतमंद हो जाता है? भला बताइए। ये जो कुर्ते जो मैंने महज 50,000 रुपए के बिलाय से मंगवाए, इसे पहन लेने से कोई दौलतमंद हो जाता है? भला भाई टोपी जो मैंने महज 10,000 के लिए, इसे पहन लेने से कोई दौलतमंद हो जाता है? भला बताओ। हाँ छोड़ो, बात क्या है बताओ। जी कुछ नहीं, आपसे कुछ कहना था और तय हो रहा था कि मैं कोई या भाईजान। मुझे भी तुम लोगों से कुछ कहनी थी। भाईजान, हम लोगों को शादी के मामले में आपसे कुछ अर्ज करना था। लाहौल बिलाखुबत, मैं भी शादी के सिलसिले में ही कुछ कहना चाह रहा था। आपके बात से ये शादी के ख्याल से अब्बा जान, शादी दोनों ही सूरतों में डरावनी चीज हो सकती है। मुमकिन है आपकी पसंद हमारे जज्बात के खिलाफ है। घबराओ नहीं, तुम लोगों के लिए जो मुनासिब होगा मैं जरूर करूंगा। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा था, बेटा फरूख जी, एक बात बताओ, ये अपने घर के बगल में जो गली है, उस गली के बगल में जो दूसरी गली है, और उस दूसरी गली के बगल में जो तीसरी गली है, उसके बगल में बड़ा सा मोहल्ला है, उसमें एक लड़की रहती है खूबसूरत सी, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। क्या जान? मरियम। मरियम, मरियम, यही तो मैं याद करने की। लेकिन बेटा फरूख, ये बताओ कि तुम्हें उसका नाम कैसे मालूम? दरअसल अब्बा जान, उस मोहल्ले में उसी के हुस्न के चर्चे। अच्छा बेटा, तुमने उसे देखा है? जी अब्बा जान, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा ये बताओ कि उससे शादी की बात हुई जाए तो कैसी रहेगी? अब्बा जान, ऐसा लगेगा दिन में चांद निकल आया। अच्छा बेटा, हजरत तुमने देखा है? जी देखा तो नहीं, नाम सुना है। अच्छा फरूख बेटा, सूरत शक्ल कैसी है? 1500 में चांद निहायत मौसम, निहायत तारीफ की काबिल। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि ये निहायत मौजू अब्बा जान, जैसे कुदरत का बनाया हुआ। एक चीज की कमी है बेटा। हाँ, जरा वो रुपए वाली है। बाजार रुपए कौन सी बड़ी चीज है? लड़की में गुण होना चाहिए। तुमने मेरे दिल की बात कही। जी अब्बा जान। रुपए की कौन सी बड़ी चीज है?
हाँ, ये सही कहा तुमने। रुपए कौन सी बड़ी चीज़ है, रुपए के बदले किसी और चीज़ से पूरी की जा सकती है। खैर बेटा फरूक, तो मैं सोचता हूँ जी अब्बा कि मरियम के सुथरे जी अब्बा जान और मिजाज की शरीनी जी अब्बा जान मेरा दिल मोल लिया है। जी इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो बहुत थोड़ा बहुत भी दहेज मिल क्या जाए, सोचते हैं अब्बा जान? बेटा मैं यही तो बता रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत दहेज मिल जाए जी अब्बा जान तो मैं जी हाँ अब्बा जान तो बेटा मैं सोचता हूँ कि मैं मरियम से शादी कर लूँ। खुदावंद आप अब्बा जान हाँ मैं क्यों, क्या बात है? आपने तय कर लिया है? हाँ, मरियम से शादी कर ली जाए। अब्बा जान मेरा सर चकरा रहा है। बेटा देखो मैं समझाता हूँ, मेरी पहली शादी तब हुई थी जब तुम लोग इस दुनिया में थे। दूसरी तब हुई जब तुम लोग बहुत छोटे छोटे थे, और तीसरी शादी तब हुई जब तुम लोग कहीं बाहर पढ़ाई के लिए गए थे। तो मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों की मौजूदगी में तुम हमारे शादी का लुत्फ उठा सको। मैं चौथी शादी कर लूँ। कब्र में जाने के पहले बातचीत का भी व्यवस्था कर लीजिए। मेरा खाने का इंतजाम अरे बदमाश, तो अभी तक भागा नहीं है। क्या कर रहा है बाजी? बीच में फंस जाता है। अब्बा जान मेरा सर चकरा रहा है। मैं जाता हूँ अब्बा जान। हाँ हाँ बेटा ऐसा करो जी, तुम जाओ। सुनो इधर से जाओ, जी। बावर्ची खाने होते भी जाना, और हाँ वहाँ 7 गिलास का एक पानी जरूर पी लेना। जी अब्बा ये है आजकल के नाजुक नौजवान छोकरे, जरा जरा सी बात पर इनका सर चकराने लगता है। बेटी अजरा, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि अपनी शादी करने से पहले इसकी शादी कर दूँ। अपने मोहल्ले के बगल में दूसरा मोहल्ला है, उसमें हाल फिलहाल में ही बेवा हुई है। उम्र भी ज़्यादा नहीं, 55-50 के आसपास है। उससे अगर मैं इसकी शादी कर दूंगा ना तो इसका तबीयत यूँ भी ठीक हो जाएगा। और बेटी अजरा, तुझे तो मैं असलम साहब को दूंगा। असलम साहब? हाँ हाँ, असलम साहब को। इस शहर के सबसे बड़े रईस, देखने में सुल्तान, मोहताज और निहायत ही संजीदा किस्म के इंसान, और उम्र भी ज्यादा नहीं, 50-55 के आसपास खाते पीते खानदानी नौजवान है। क्या कहा बना? हाँ। उम्र 50-55 के हाँ, हाँ। आसपास और खाते पीते खानदानी हाँ, नौजवान, हाँ। ऊपर से सुल्तान। हाँ हाँ, अभी तो मुझे इससे माफी रखिए। तू बेटा तुम्हें मुझे माफ कर, मैं तो शादी करवाऊंगा और जरूर करवाऊंगा। मैं असलम साहब को यूं ही अपना बुजुर्ग समझती हूँ, वैसे भी मेरी अभी उम्र ही क्या है। अरे शादी से उम्र का क्या लेना देना है बेटी? देखो मैं तो आज ही करवाऊंगा और जरूर करवाऊंगा। आज? हाँ नहीं हो सकता अरे बाबा। बिल्कुल करवाऊंगा। कोई है आज तक बेटी ने बाप से इस तरह से जुबान लड़ाया भला? और किसी बाप ने अपनी बेटी का निकाह इस तरह किया है? कोई है तो मेरे पसंद पे कोई उंगली उठाए, इत्तेखाद की कोई दाद कर दे। देखो देखो मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ। देखो नासिर मिर्जा, उससे मैं बुला के पूछवा सकता हूँ कि वो कितना भला इंसान, कितने बड़े इंसान का। उससे बात समझ लोगी तो शादी करोगी। हाँ, बुलाओ। ठीक है। अरे नासिर मियाँ, जी हुजूर। अरे जरा इधर तो आना। जी हुजूर। अब बेटा नासिर, मैंने तुम पर एक बात का फैसला रखा है। जी हुजूर। अब ये बताओ कि मैं ठीक कहता हूँ या ये हजरा? अरे साहब, अरे आपकी बात पर ये आपकी बात पर किसको शक हो सकता है? कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? लेकिन बेटा नासिर, तुम्हें इस बात का इल्म है कि मैं क्या कहने वाला हूँ? जी, इल्म तो नहीं, मुझे जरूर पता है कि आपका फरमान ठीक ही होगा। अरे आप तो अपने वक्त के अफलातून थे, अफलातून। हाँ, सही फरमाया तुमने। मैं तो अपना तुम, हाँ सही फरमाया। तो मैं सोचता हूँ बेटा नासिर कि मैं आज की रात इस शहर के सबसे बड़े रईस, सुल्तान, दिखने में संजीदा और उम्र भी ज्यादा नहीं, 50-55 के आसपास खाते पीते खानदानी नौजवान है, नाम है असलम साहब, मैं उससे आज अपनी बेटी अजला का निकाह कर दूँ। अरे क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया मियाँ? तबीयत तो ठीक है? जी हुजूर। हाँ? यूं तो मेरी भी यही राय है जो जनाब की है। आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि कुछ दिनों की मोहलत तो मिलनी चाहिए। अरे मोहलत किस लिए? हुजूर 2 महीने की मोहलत। अरे 2 महीने की क्यों? हुजूर 1 महीने की। अरे 1 महीने की क्यों? हुजूर 10 दिनों। अरे 10 दिनों की क्यों? हुजूर 2 दिनों की मोहलत। 2 दिनों की बताओ क्यों? बताओ। हुजूर ये बताइए, मैं आपका नमक हलाल नौकर हूँ या नहीं हूँ? बेशक हो बेटा। तो हुजूर आपका रिश्ता इतने बड़े खानदान से जुड़ने वाला है, हजरा बीबी का निकाह इतने बड़े खानदान से होने वाला है, तो इन सब की खातिरदारी के लिए व्यवस्था करने होंगे, क्योंकि
इस शादी में बड़े बड़े खानदानी रईस लोग आएंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे जनाबे आली की शान शौकत में कोई भी गुस्ताखी हो, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आपको कोई भी चीज़ बर्बाद हो, आपको कोई भी नुकसान हो, और मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आपकी कोई भी बेइज्जती हो। शाबाश शाबाश, मुझे तुम पे फक्र है तुम पर नासिर मियाँ। बेटा नासिर, लगता है कुत्ता भौंक रहा है, कोई लगता है कि रुपए की ताक में लगा है। मैं बस यूं गया और यूं आया, तो कहीं जाना मत बेटा, मैं यूं गया और यूं आया। तशरीफ ले जाइए। अब भाई कौन है भाई, कहाँ है भाई, किधर है? यार तुम्हें क्या हो गया नासिर? यार तुम्हें क्या सोची? यार क्या मजाक था आखिर? नहीं समझी, ये इसलिए था कि मिर्जा साहब बिगड़े नहीं और काम बन जाए। अरे बाज लोग ऐसे होते हैं कि सीधी तरह नहीं, उन्हें चक्कर देकर फांसना पड़ता है। अब तुम ऐसा करती जाओ जैसा जैसा मिर्जा साहब कहते जाए तुम चुपचाप मानती जाओ। मगर नासिर यार शादी सोचेंगे किसी न किसी ढंग से इस गुत्थी को भी सुलझाएंगे। या अल्लाह, ये कैसे होगा? अब्बा जान ने तो केवल 2 दिनों की मोहलत दी है। ऐसा करो तुम कुछ दिनों की और मोहलत ले लो और बीमार बन जाओ। बीमार? हाँ, बीमारी पकड़ी आएगी, वो फौरन हकीम डॉक्टर बुलवाएंगे। अरे मानो तो सही, अरे इस मामले में हम लोग का क्या है? लगता है बेटी को बाप का हुक्म मानना ही चाहिए। फिर अभी तो देखो कि असलम साहब की तरफ से दहेज वगैरह। शाबाश मेरे अरे साहब आप आगे। शाबाश शाबाश। माफ फरमाइएगा, मैं जरा बीबी के साथ बेतकल्लुफ हो गया था। कोई बात नहीं है नासिर भैया, मैं तो चाहता हूँ कि आज से तुम अपने सारे इख्तियार अजरा का तुम अपने आप खुद से संभालो, और अजरा नासिर जो कहे उस पर चलना तुम्हारा फर्ज होगा। जी हुजूर। हाँ हुजूर, तुम ऐसे अजरादी को जरा अलग ले जाकर समझाता हो जाता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ जाओ। हाँ बेटा नासिर, जी हुजूर। इधर आना। जी हुजूर। बेटा ऐसे ऐसे जी हुजूर। अब जाओ। जी हुजूर। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, बेटी को बाप का हुक्म मानना ही चाहिए। अरे शुक्र करो कि खुदा ने तुम्हें हजरत मिर्जा जैसे मिर्जा का बाप किया, जो यह जानता है कि जीना किसे कहते हैं। देखो ना, जो बाप अपनी चहेती बेटी को दहेज के बगैर ही देने को तैयार हो जाए, तो आगे अल्लाह ही अल्लाह है। मेरे शेर, वाह वाह मेरे शेर, खुशकिस्मत है वो आका जिसे इतना नमक हलाल नौकर मिला हो। नासिर मियां, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ बात करनी है, बहुत कुछ बात करनी है मियां, तुमने मुझे खुश कर दिया। और अजरा तुम जाओ बावर्ची खाने में जाओ, वहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं, जाओ उसको ध्यान रखो। जी अब्बा जान। जी हुजूर। मुझे तुमसे ना बहुत सारी बातें करनी है, तो क्या है ना कि अल्लाह ने कहा है ऐसे कैसे हो? आजकल नजर नहीं आ रहे? बड़ी आफत है। क्या पता नहीं यार। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, हाँ, अब्बा जान उसी से निकाह करनी पड़ती है। अरे क्या तुझे मिर्जा साहब को, अरे इस उम्र में औलाद का घर बसाना चाहिए, ये क्या खुद जवान बड़े फिर रहे हैं? नब्बू चाचा आप कुछ करो, नहीं तो मरियम मुझसे दूर हो जाएगी। हाँ, तो पड़ेगा। जी क्या एक काम कर, तू मरियम को लेकर यहाँ के दूर चला जा। चला तो जाओ, हाँ लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं। हाँ, ये तो यार बड़ी समस्या है। जी हाँ। तू मिर्जा साहब का जो भाग है ना, गायब कर। लेकिन उससे होगा क्या? अरे होगा ना यार। क्या? मिर्जा साहब का भाग गायब होते ही उनका ध्यान मरियम से हटकर माल पे आ जाएगा। लेकिन नब्बू चाचा ये होगा कैसे? अरे होगा ना यार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेला है, तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। सुनो, तुमको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। कल हवेली के बाहर में गाना गुनगुनाऊंगा, है ना? तुम किसी तरीके से मिर्जा साहब के पास उनको क्या करना, हाजिर कर देना। हाँ बस, इसके बाद देखते जाना कि मैं क्या गुल खिलाता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, मस्ती करो। बेटा नासिर, जी हुजूर। मैंने तुम पर एक बात का फैसला रखा है। जी हुजूर, बोलिए ना। बेटा नासिर, मैं सोचता हूँ अपनी शादी करने से पहले अपनी बेटी अजरा का शादी असलम साहब से कर दूँ। बेहतर फैसला है हुजूर। लेकिन इससे आपका क्या फायदा होगा? भैया नासिर, तुम एकदम बेवकूफ किस्म के इंसान हो। जी हुजूर, है? वो तो ओके। मैं हूँ, बल्कि उससे ज्यादा हूँ। बिल्कुल। तो देखो, अगर मैं अपनी शादी पहले कर लेता हूँ तो सारे इंतजामात मुझे करने पड़ेंगे, और अगर
मैं अपनी शादी करने से पहले अपनी बेटी अदना का शादी असलम साहब से करता हूँ। तो असलम साहब है बहुत बड़े खानदान के लोग, रईस इंसान, वो अपनी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सब बहुत सारे इंतजाम करेंगे। बस जब वो इंतजाम कर लेंगे, अपनी शादी कर लेंगे, तो मैं बस फौरन उनके पीछे से अपनी शादी कर लूँगा। इससे जानते हो क्या फ़ायदा होगा? क्या हुजूर? मेरे जेब से 1 रुपये भी नहीं लगेंगे। अरे वाह हुजूर वाह, अरे मैंने तो पहले ही कहा था आप तो एक नंबर की कीड़ा अरे आप तो एक नंबर के लाजवाब आदमी हो। ये सही हुजूर, बात। आप तो अपने वक्त के अपना तून हो, अपना तून। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। कौन है ये बेवकूफ जो शोर मचा रहा है? भगाओ से, दफा करो यहाँ से। पहलवान को आपको शादी की मुबारकबाद देना है। मुबारक किस लिए? भगाओ से यहाँ से, दफा करो, भगाओ। तो शादी की मुबारकबाद देने आए तो उसे इस तरह भगाते नहीं है, बल्कि उसकी दुआ कबूल करनी चाहिए। उससे क्या फायदे होते हैं? दुआ कबूल करने से आपके पास जो दौलत है ना, उसमें दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होगी। क्या सही कह रहे हो? हाँ, यकीन है? यकीनन। बुलाओ, बुलाओ, जल्दी बुलाओ, बुलाओ, चिल्लाओ, फौरन बुलाओ। दौलत दुगने हो जाएंगे, दौलत दुगने हो जाए, इससे कोई बात नहीं। अरे बदमाश, ये क्या कर रहा है? मैं कमीना, बिल्कुल कमीना, मैं हरामी, निहायत हरामी, मैं कुत्ता, बिल्कुल कुत्ता, मैं नैका डॉगी। अगर डॉगी इधर नहीं जाओ। इसलिए आए थे? हुजूर हमको माफ कर दीजिए। किस लिए माफ करूं? माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? हुजूर, ये आपकी 10वीं शादी की मुबारकबाद देने आया हूँ। उसमें शादी की? हाँ। अरे पांचवी बदमाश, अभी तो मैं चौथी पे लटका हूँ। चौथी? हाँ। तो गाय बीच में कोई कमाल मत किए कहा। अरे मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। ये छोड़े नहीं क्या? हुजूर, आपके लिए एक नजर क्या है बे? नहीं, अभी सही बहाना नहीं है हुजूर। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा बहाना है ना, ना। कि मेरी शादी हो रही है। अरे बहाना नहीं, अरे बहाना नहीं। अरे हाँ बहाना है। ना, ना, अरे हाँ, हाँ। ना, अरे हाँ, ना, अरे हाँ, ना, अरे हाँ, अरे हाँ, ना, अरे हाँ, ना, अरे हाँ। पीने वालों को अरे पीने का बहाना चाहिए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, हर पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। वो पिएंगे हम खर्रा हो या रम, अरे वो पिएंगे हम खर्रा हो या रम, अरे पी के महीना यूं बिताना चाहिए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। मेरी तिजोरी और ये खुली पड़ी है, इसे कौन ले गया भाई? सारे रुपए, सारी असरफिया, अरे कौन चुरा ले गया? अरे मारे सारे रुपए, मेरी सारी असरफिया, अरे कौन चुरा ले गया? मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया और मैं बर्बाद हो गया। अब मरियम मेरे से शादी कैसे करेगी? मरियम तो दौलत के बगैर वो मुझे देखना पसंद नहीं करेगी। अब तो मैं बर्बाद हो गया। कितने जतन से, कितने कंजूस, कितनी मेहनत से मैंने ये दौलत इकट्ठा किए थे, ये सारे एक झटके में किसने चुरा लिए? मरियम, मरियम! जरूर जरूर इसमें किसी ने भागा। पिछली रात को नब्बू ने मुझे शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। वो वही चाबी लेकर, उसी ने चाबी लेकर मेरी सारी सरफियां और सारे दौलत चुरा ले गए। नासिर, आजा! हेलो, नासिर! जी हुजूर। इधर आओ।
ये बताओ, ये तिजोरी जिसमें मेरे सारे रुपए और असरिफा रखी थी, किसने चुराए? हमें आपके मुआमले से सरोकार नहीं है तो इस घर में क्यों रहते हो बेवकूफ? सरोकार नहीं, तुम्हें क्या पता है? हुजूर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो रात भर सो रहा था। क्यों सो रहे थे? हुजूर, मैं अपना सारा काम करके सोने चला गया। वैसे भी आप अपना सारा माल कहाँ रखते हैं, कहाँ नहीं रखते, हम नौकरों को क्या पता। नौकरी सोने के लिए करते हो बेवकूफ? चलो भागो यहाँ से। हाजिरा, तू मेरी चहेती बेटी, बता बेटी, मेरे सारे रुपए, मेरी सारी असर कौन चुरा ले गया बेटी? देख, मेरा दिल बैठा जा रहा है, तू बता दे। तू जो चाहेगी मैं वो करूँगा, तेरी शादी में धूमधाम से करूँगा, तू जहाँ चाहेगी मैं वहाँ शादी कर दूंगा। तेरी बता बेटी। मतलब असलम साहब से नहीं ना? अरे हाँ नहीं। लेकिन अब्बा हुजूर, हमें आपकी दौलत के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप तो जानते हैं मैं कितनी आज्ञाकारी हूँ। जब से आपने मुझे बावर्ची खाने की देख रेख में लगाया है, मैं तो दिन रात वहीं पड़ी रहती हूँ ताकि वहाँ से आपका कोई नुकसान ना हो। वो तुम नहीं जानती, ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, तो आखिर जानता कौन है? कौन जानता है? हाँ, नबू को बुलाओ, नबू को बुलाओ। नहीं मिले तो उसे घसीट कर यहाँ लाओ। हाजिर करो। पुकारा यार, हम चले आए रे, जान हथेली पे ले आए रे। मिर्जा साहब, मुझको घसीट कर लाने की जरूरत नहीं है, बस मैं यूं ही आ गया। बताइए, फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बाजी, बदमाश, तू मेरी सारी दौलत को उड़ा करके मैं तेरे सामने फरमाऊं, मैं तो जूतों से अपनाऊं। बदमाश, बदमाश, बता मेरी सारी सारे रुपए किसने चुराए? बता, मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी गर्दन तो छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। बता, बता, बताता हूँ। गर्दन छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, बता। नहीं छोड़िएगा। नहीं। दौलत चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। हाँ, दौलत चाहिए तो हुजूर, आपको मेरी 3 शर्त माननी अबे शर्त कैसी है? मेरी दौलत में मुझे मेरी शर्त। दौलत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? यकीनन चाहिए। तो चाहिए तो बोलिए, तीनों शर्त मंजूर है कि नहीं? हाँ मंजूर है, बताओ। हाँ है। तो पहली शर्त पूछेगी कौन है? क्या है पहली शर्त? पहली शर्त ये है कि आप अपने जो आपके फारूक साहब हैं, हाँ। उनकी शादी मरियम से करनी हो। वो किस लिए? आपको दौलत चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। हाँ चाहिए। और पूछिए दूसरी शर्त क्या है? क्या है दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये है कि अपनी बेटी अजरा की शादी 21 वर्ष के बाद करनी होगी। ये कैसी शर्त है? शर्त है दौलत चाहिए। अरे हाँ चाहिए, नहीं यकीनन चाहिए, यकीनन नहीं चाहिए। चाहिए ना दौलत? हाँ चाहिए। और तीसरी पूछिए क्या है? तीसरी क्या है बदमाश? तीसरी ये है कि अब आप यहाँ से निकल चलिए। इधर निकल चलो। अरे आपकी उम्र हो चुकी है। इससे क्या होता है? होता है ना? निकल चलिए। कहाँ? 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 हज को। बेवकूफ कहीं का, मुझे तीसरी शर्त मनवा करके मुझे दौलत चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। चाहिए ना? हाँ। बेटा फारूक, जी अच्छा मौका है, जा तिजोरी ले आ। तुरंत लाता हूँ। हजरत साहब, बहुत सारी बातें हैं जिसको आदमी के जीवन में अमल करना चाहिए। हाँ, खाइए पीजिए और धार्मिक तीर्थ स्थान पर जाइए। तिजोरी हाजिर है। हाजिर है। लीजिए लीजिए हजरत साहब, लीजिए। ये आपकी तिजोरी है, इसमें सारे रुपए और शर्फियाँ एकदम सुरक्षित रखी हुई है। ये लीजिए एक एक करके। बेटा फारूक जी, जाओ, मरियम तेरा इंतजार कर रही है। और बेटा नासिर और हजरा, चलो, फारूक के बारात चलनी है, उसकी तैयारी करनी है। हाँ चलो चलो। ये दौलत, ये रुपए, सब कुछ तो मिल गए, लेकिन मेरे सारे अपने मुझे छोड़कर चले गए। तो मैं इन दौलत का क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए। मैं पात्र परिचय के लिए इस मंच पर आए। नाटक में जो भूमिकाएं आप देख रहे थे उसमें मिर्ज़ा के अलावा और जो भूमिकाएं थी
नंबू की जोरदार भूमिका निभा रहे थे ओम कपूर। अजरा की भूमिका में थी दिव्या भारती, मंच पर आए। नासिर की भूमिका राहुल गोस्वामी निभा रहे थे। फारूक के रूप में उत्कर्ष अम्बष्ट। सोफिया थी कुमारी अंजू। मायशा जो एक छोटी बच्ची की भूमिका में थी। भाग्यलक्ष्मी संगीत और सेट, मायशा भाग्यलक्ष्मी पूरा नाम है ना जी। और संगीत सेट विनय कुमार, लाइट राजीव कुमार, मेकअप मनोज मयंक और मणिकांत चौधरी। कृपया मंच पर आए मणिकांत जी। और जैसा कि बनता है कि मुख्य भूमिका के साथ साथ निर्देशन की भूमिका दोनों निभाई, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप कुछ इस विषय पे कहना चाहें। सबसे पहले हमारे नाटक को देखने के लिए सभी दर्शकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने नाटक देखा, हम लोगों का हौसला अफजाई किया। अच्छाई के विषय में तो पता नहीं, जो भी खराबी रही हो माफ़ कीजिएगा। नाटक आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, कई और संस्थाओं की नाटक थोड़ा बड़ा पेचीदा है। हमने इसमें बहुत सारा एडिट किया है। पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 3 लड़कियां हैं, लेकिन बावजूद इसको मैंने एक लड़की में नाटक को बनाने की कोशिश की है। नाटक छोटा है, अब हिम्मत, चूँकि ये नाटक बहुत कठिन नाटक है, कठिन नाटकों में से एक है। मेरा अब तक के कैरियर में जो मैंने काम किया है उसमें मुझे ये लगा कि बहुत ही कठिन। ये 2019 में भी मैंने इस नाटक को करने की कोशिश की थी। उस दिन रिहर्सल करने के बाद नहीं उठा कर सके, फिर हिम्मत की और इस बार कुछ भी आपके सामने मैं लेकर के आ सका हूँ। तो जो कलाकार हमारे हैं, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। 2-4 महीने से लगभग इन्होंने मेहनत की है। सबका पहले आभार। इन्होंने मेहनत करके आपके सामने जो भी थोड़ा बहुत प्रस्तुति दी है। और हमारे अतिथि किशोर सर, अता करीम सर और मिथिलेश सर आए जरा मंच पर और हमारे कलाकारों को आशीर्वचन दें। आइए सर, किशोर सर आइए। तो इस प्रेक्षागृह में मौजूद सभी लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ मणिकांत जी की ओर से। इस नाटक को तो मैंने ज़िंदगी में कई बार देखा है, लेकिन इस स्थिति में, इस छोटे सी प्रेक्षागृह में इस तरह से मैनेज करके लाइट को, म्यूज़िक को, एंट्रेंस को, एग्जिट को मैनेज करना, ये कमाल की बात है। मैं इसके लिए मिस्टर मिथिलेश सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक मणिकांत जी का सवाल है, शायद इसमें से कम ही लोग जानते होंगे कि वो पूर्णिया के छोटे से कस्बे से, वहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ से निकले, वहाँ वो थिएटर किया करते थे और वहाँ से निकलने के बाद वो मंडी हाउस पहुँचे दिल्ली। दिल्ली में बहुत थपेड़े खाया उन्होंने, ऊंच नीच को बर्दाश्त किया। हर कदम पे जहाँ नुकीले नुकीले कांटे मिलते थे, उसको अपने पैरों से मसलते हुए, फूल की तमन्ना करते हुए फिर वो पटना पहुँच गए। पटना दूरदर्शन में आए, यहाँ भी कुछ दिन रहे। यहाँ भी बहुत थपेड़े खाया उन्होंने, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें। अब फिर उसके बाद वो अलग से थिएटर करने लगे। मेरी खुशनसीबी है, इस खाकसात के निर्देशन में भी मणिकांत जी ने 2 नाटक किया है। एक नाटक ये जहर कौन पिए और दूसरा नाटक खालिद के खाला। और जिन लोगों ने उस नाटक को देखा होगा, अंदाज़ा होगा कि वो किस ऊंचाई तक नाटक को ले जा सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर मुश्किलात का सामना बड़े ही आसानी से करते हैं। और एक कलाकार, यहाँ सारे लोग ज़्यादातर कलाकार हैं, उसको सही कलाकार बनने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपने खून को पानी बनाना पड़ता है, अंधेरों को चीर कर उजाले की ओर बढ़ने के लिए कोशिशें करना पड़ता है। ये एहसास करने की बात है। मैं मणिकांत जी के लिए ख़ास तौर से एक छोटा सा शेर सुनाना चाहूँगा कि जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, और फरमाइएगा डॉक्टर साहब, जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, वो जिंदगी में
कोई रंग नहीं ला सकते। जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते वो जिंदगी में कोई रंग ला नहीं सकते। और जो अंधेरों के रास्तों से घबरा जाते हैं, जो अंधेरों के रास्ते से घबरा जाते हैं, वो मंजिलों के उजालों को पा नहीं सकते। तो मणिकांत जी उसी लायक हैं। मैं उनको बहुत बहुत उनको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और इसमें काम करने वाले सभी कलाकारों को का भी मैं बहुत 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 उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ते जाएं। और फिर डॉक्टर साहब तो हमारे कितने क्लोज हैं, उनको देख के तो यहाँ हमें मज़ा आ गया। और भी चलिए, और मिथिलेश सिंह हमारे छोटे भाई तुल हैं और खुदा से दुआ है ये ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसी तरह तरक्की करते रहें और जिससे हम अपने दिली एहसासात को लफ्ज़ों में तो नहीं ढाल सकूँगा, महसूस करता रहूँगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगस्त जगह पे आपने इस यहाँ मंचन करने के लिए आपने सोचा और अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती। हम लोगों ने बहुत अच्छे नाटक देखे हैं, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों का नाटक देखा है। इस कंजूस नाटक को भी हमने कई बार कई लोगों के का निरीक्षण देखा है। इसलिए नाटक के गुणवत्ता के बारे में, अच्छे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हर कलाकार की अपना अपना शिल्प है, अपनी अपनी रंग शिल्प है। तो इन्होंने जैसा भी किया बहुत अच्छा किया। खास करके हमारे पुराने मित्र ओम कपूर भाई, और सुना कि बच्ची जो है इसका पहला मंचन है, स्टेज का पहला मंचन है। तो मैं इससे सुभाषित देता हूँ कि आप रंगमंच की दुनिया में आएँ और अच्छा काम करें। किशोर जी, अता करीम साहब, सब लोगों को धन्यवाद। आप सब हमारे बीच जो बैठे हुए हैं तमाम लोगों को मैं प्रयास संस्था की ओर से, प्रयास संगठन अड्डा की ओर से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये प्रयास सराहनीय है हम सबकी नज़रों में, क्योंकि जैसा कि इन्होंने इतिहास बताया प्रयास का, और ये सभी प्रयासरत हैं, आज भी देख रहे हैं। और अभाव में भी एक सुख होता है, और ये सुख हमने आज लिया है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने प्रयास के लिए अच्छा प्रयास किया है। अब आपके धन्यवाद के साथ मैं डॉक्टर किशोर सिन्हा साहब से भी सुनना चाहूँगा कि नाटक कई बार उन्होंने देखा भी होगा पहले, या कुछ अनुभव होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कथासार के समय में कहा था कि इस नाटक का संपादन और निर्देशन कैसा है, तो उस पर भी मणिकांत जी ने कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी दी। तो अब डॉक्टर साहब से सुनना चाहेंगे कि क्या वो कुछ कहेंगे। कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मणिकांत जी ने और मिथिलेश भाई ने पहले ही कह दिया है कि इतनी सीमित संसाधनों में और अभाव में इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया मिथिलेश भाई ने। तो उसमें ये नाटक, देखिए, अच्छे नाटकों की तो कोई सीमा नहीं होती है, हाँ बुरे नाटकों की सीमा होती है। तो इसलिए इतने कम समय में, मेरे ख्याल से बहुत कम समय में आपने इस नाटक को तैयार किया है, मार्च से रिहर्सल कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी एडिटिंग वगैरह में समय लगा होगा, और इसको जितने सफाई से एडिटिंग इसकी की है मणिकांत जी ने, और जिस लाघव के साथ इसको प्रस्तुत किया है मंच पे, तो वो वाकई मतलब आप हमारी सबकी तालियां उसके लिए चाहिए कि जो प्रयास है वाकई बहुत। तो इस नाटक को मैं बस यही कह सकता हूँ कि इतने कम संसाधनों में एक बहुत अच्छा नाटक देखने को मिला है। इस पर ने भी सराहा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें समझ में तो नहीं आया होगा। अगर इस नाटक की पृष्ठभूमि अगर मालूम होगी आपको, तो आप समझ पाए होंगे कि बहुत सारा संपादन हुआ जिसे मणिकांत जी ने भी आपके बीच रखा है। और अब इस नाटक को बहुत नज़दीक से जानने समझने वाले बहुत ही अच्छे नाटककार अता करीम साहब कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनके मुख से सुनना चाहेंगे कि ये कुछ क्या कहने वाले। और अब हमारे बीच एक अनायास अतिथि तो नहीं कहेंगे, गार्जियन के गार्जियन, जैसा कि मैंने मिथिलेश जी से कहा था, नाबार्ड के पूर्व अधिकारी निदेशक महोदय रहे अमिताभ लाल जी, अभी उन्होंने नाम भी लिया था। तो जब संरक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं तो बड़ी खुशी की बात है। एक जोरदार तालियां
से इनका स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता है उनके हाथों अंग वस्त्र इन्हें देकर सम्मानित करें मणिकांत जी की संस्था अभिनय आर्ट की ओर से। तो एक खुशी का पल है कि अभिनय आर्ट्स की ओर से प्रयास रंगमंडल के संरक्षक महोदय का सम्मान हो रहा है, तो बहुत ही सुंदर। और यदि आप अपने श्रीमुख से कुछ कहना चाहें। देखिए, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि जितने भी कलाकार हैं किस उम्मीद किस हौसले के साथ इस काम को किए हैं, वो दिखाता है कि इस छोटी सी संस्था प्रयास में इन लोगों का कितना बड़ा योगदान हो रहा है। इनके हौसले, इनके उम्मीद, इनके विश्वास जो अपने आप पे है। हर एक कलाकार ने जिस तरह से जीवंत रूप से काम किया है, देख के दिल हृदय सब को मिली अता करीम साहब की ज़ुबान से जो भी बातें आई, और ये बहुत सही भी रहा कि अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, और इस छोटे से मंच पे इस कठिन नाटक को लाकर आपके सामने में रखना वाकई एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इनके मुख से हमने सुना, और जो लोग मणिकांत जी के साथ में काम कर चुके हैं उन्हें पता है कि वो प्रयोगवादी हैं और बहुत कुछ प्रयोग करते रहते हैं, जिसमें से एक ये भी है। तो ये हम सबको सीखना भी चाहिए कि अभाव में भी एक बड़ा सुख है। उनको हृदय से आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत दिन के बाद इतना जीवंत कार्यक्रम देखने को मौका लगा, और जिस तरह से हर एक कलाकारों ने काम किया है, लगता है कि वो अति उत्तम है। इसी के साथ सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मणिकांत जी। कोई और जी? तो सभी की बातें हमने सुनी हैं, जो अनुभवी लोग हैं यहाँ पर आए हैं और अपनी अपनी बातें रखे हैं। तो एक बार पुनः मणिकांत जी को इस कठिन नाटक कंजूस के संपादन के लिए, निर्देशन के लिए, अभिनय के लिए और सभी कलाकारों को निर्देशित करते हुए अपने साथ काम कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंजूस की बेहतर प्रस्तुति आगे और आगे आप और देखेंगे। आज की प्रस्तुति के लिए आपने समय दिया और देखा, उसको सराहा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों, सभी मित्रों का। धन्यवाद।